तो हे गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस, मैं आज आपको एक लेके जाने वाला बहुत ही बेहतरीन जगह पर। आप लोग देख सकते हो मेरे साथ से जो है फायर जिम लीडर का टैग हट चुका है, तो मैं जा रहा हूँ फिर से उसे हासिल करने। तो क्या ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा या फिर आसान होगा एज़ यूजुअल? तो मैं आज आपको बता देता हूँ, ये जो फायर जिम था ये आज तक का सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला था। क्योंकि मैं दिखा देता हूँ मेरे शुरुआत से एंड तक के जितने भी मैचेस हुए हैं, मैं उन सारे मैचेस आपको दिखाता हूँ। तो शुरुआत में मैं जैसे गया, मैंने थोड़े से चेंजेस कर दिया अपने फोल्ट्रेस में। मैंने उसे दे दिया सैंडस्टॉर्म, ताकि कई जो प्लेयर्स होते हैं कुछ ऐसे पोकेमॉन्स लेके आते हैं जो स्टील टाइप, ग्राउंड टाइप या फिर हार्ड सूट टाइप के नहीं होते, तो उन पर सैंडस्टॉर्म जो है एक तरीके से जहर जैसा काम करेगा। क्योंकि मेरे दो पोकेमॉन जो बेस्ट हैं जो फायर जिम के लिए, जैसे ग्रोडन या फिर डियाल्गा जेट, दोनों हार्ड सूट पे आते हैं, तो उनको सैंडस्टॉर्म से डैमेज लेना नहीं पड़ेगा। पर अगर अपोनेंट के पास ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं है तो उसे डैमेज धीरे धीरे लेना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर स्पाइक, टॉक्सिक स्पाइक जैसे कोई और मूव्स नहीं है, तो मैं वही लेके आता हूँ। क्योंकि भाई जो भी थोड़ा से भी काम आ जाए वो काफ़ी होता है। अब मैं गया पहले बैटल में, तो देखा, मैंने पहले चेक कर लिया कि भाई कौन कौन से ओपोनेंट पहले घुसे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हाँ, तो ये पहला जो यहाँ इनके पास चाहे R7 है, पर ये एक तरह से देखा जाए तो टॉक्सिक, ड्रैगन टेल, डिफॉग एंड रोस्ट, तो रूस्ट, जो ये सारे मूव्स मेरे को ज़्यादा पसंद आए नहीं। फिर भी लोगों की अपनी सोच होती है, अपनी यूज़ के लिए वो लोग रखे होंगे। अब मैं चलता हूँ यार, पहला ओपोनेंट ये देखो, टोको रन 44। तो ये कई लोग कहते हैं ये इंडियन है, और शायद होंगे और नहीं हो भी होंगे। तो इनसे पहला मैच और पहले जी मूव खा गया मेरे सारे एचपी। तो मुझे पता था मैं जीतूंगा नहीं, क्योंकि इनके पास जो एक ग्रोडॉन है उसकी एचपी 20K के आसपास है, और मेरी भी ग्रोडॉन की एचपी उनसे ज़्यादा होगी। अगर मैं R2 बना देता हूँ, आई वैल्यू को ऊपर कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली इनसे ज़्यादा ही होगी। पर ये लेवल 100 के हैं, और यहाँ पर शायद इनका 7 स्टार होगा, मे बी 7 स्टार ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अटैक उनका कितना हाई होगा, एक ही शॉट में शायद किल कर दे। देखो, एक शॉट में गया मैं। अब बारी आती है मेरे डियाल्गा जेड की। तो भाई यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक तो डियाल्गा जेड की वीकनेसेस क्या है, फाइटिंग टाइप है, वाटर टाइप है और ग्राउंड टाइप। ग्राउंड टाइप तो भूल ही जाओ, क्योंकि आपके पास लिमिटेड एबिलिटी है, मेरे पास तो वीकनेसेस बचते हैं वाटर एंड फाइटिंग, ठीक है। तो ये वहाँ पर नहीं है। पर फायर टाइप एक थोड़ा सा इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव से ज़्यादा होता है वो एक्चुअली। गेम में दिखाता नहीं ऐसे कुछ, पर वो इफेक्टिव से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टील एट्रीब्यूट है वहाँ पर, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर निकलना पड़ा, स्किप करना पड़ा, क्योंकि भाई मैं तो जीत सकता नहीं, और मैं किसी का टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा इसमें। अब मैं ढूंढता हूँ नेक्स्ट प्लेयर के, कोई मेरे को मिल जाए मेरे टक्कर का, या फिर थोड़ा सा कमज़ोर, क्योंकि आप यही चाहते हो। पर देखो नेक्स्ट प्लेयर मेरे को कौन मिला, 7 के 7 बंदे के पास R2 हैं, ठीक है। ग्रोडॉन इतना बड़ा सा, इसके बाद देखना कितने सारे पोकेमॉन्स हैं इनके पास। पहले रॉक टूम डाला मैंने, ताकि स्पीड थोड़ा कम कर दूँ, क्योंकि स्पीड थोड़ा मैटर करता है। पर उनके पास रॉक पॉलिश जैसा मूव था, तो शायद ही उससे मैं बच पाता। पर यहाँ पर जैसे तैसे मैं कोशिश करके साथ एक पोकेमॉन को मार ही दूँ, पर बाकी सारे पोकेमॉन्स को हराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर देखो, उसने स्मैकडाउन यूज़ किया, तो मुझे बदलना पड़ेगा, नहीं तो गर्थ को एक जो मूव है वो सुपर इफेक्टिव हो जाएगा। स्मैकडाउन आप जब भी यूज़ करते हो किसी लेविटेट एबिलिटी के सामने, तो उसका लेविटेट जो एबिलिटी होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो इससे मुझे थोड़ा बच के रहना पड़ रहा था। देखो फिर से स्मैकडाउन, तो यहाँ पे मैंने फ्लेयर ब्लीज यूज़ किया, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा डैमेज देता है, ठीक है। तो फ्लेयर ब्लीज अगर देख लिया जाए तो फायर मूव का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव में से जाता है। वी क्रिएट के बाद ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है। इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि आपको रिकॉल डैमेज थोड़ा लेना पड़ता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फायर लूगिया R2, तो ये भी थोड़ा सा एक डेंजरस पोकेमॉन है, क्योंकि इसके पास वाटर टाइप मूव्स होते हैं। क्योंकि ये लूगिया के पास सर्फ जैसा मूव है, तो ये आपने देखा कि इसके पास वाटर टाइप मूव भी था। तो ये थोड़ा सा देखा जाए तो वन साइडेड बैटल ही था। पर फिर भी मैं अगर देखा जाए तो मैंने उसके सारे जी मूव्स वेस्ट किए, या फिर उसके जो बेहतरीन ट्रिक्स थे जैसे कि स्मैकडाउन वगैरह सबको वेस्ट किया। पर मेरे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे, सिर्फ 2 पोकेमॉन थे मेरे पास, और उस बंदे के पास 7 मेगा थे। तो मेगा के सामने, 7 मेगा के सामने आप 2 मेगा के साथ जीत नहीं सकते। फिर मेरे को ये बंदा मिलता है जिससे मैं एटलीस्ट जीत पाता हूँ। यहाँ पर एक फायर हेयरक्रॉस एविकन 1 मेरे को दिखता है, जिसको मैं एक चीज़ बता दूँ, फायर हेयरक्रॉस की सबसे बड़ी वीकनेस ये होती है रॉक मूव, ठीक है। 4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जिस तरह से चारिजार्ड पर ये बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है रॉक का, उस तरीके से अब हमारे फायर हेयरक्रॉस पर भी बहुत ज़्यादा वीक होता है रॉक मूव। तो आपको हमेशा पोकेमॉन का वीकनेसेस के बारे में जान लेनी चाहिए, ताकि आप लोग अगर बैटल में जाते हो आपको पता रहे किस पोकेमॉन को आप किस हाड़े हाथ से ले सकते हो। तो इस बंदे से तो मैं पहला अपना बैटल जीता, फिर दूसरा भी बैटल मेरे को इसी से मिलता है, और मैं फिर से जीतता हूँ। पर इस बार यहाँ पर इस बंदे की थोड़ी सी चालाकी आप लोग देखना, ये बार बार पोकेमॉन स्वाइप अप कर रहा था, बदल रहा था, ताकि मेरा जी मूव जो है वो वेस्ट हो जाए। पर हम लोग भी
इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रो है, तो हम लोग अपना जी मूव कतई वेस्ट नहीं करने वाले। मुझे पता था वो पोकेमॉन बदलेगा और ऐसे हुआ भी, देखो ठीक है। मैंने बल्क का भी किया, मैं जानता था कि ये कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि एक बार हारने के बाद आपकी मेंटालिटी यही होती है कि उसका जी मूव वेस्ट कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने यहाँ पर कहीं भी जी मूव वेस्ट होने नहीं दिया। मैंने बार बार अपने सारे जो पोकेमॉन्स किया उनके मूव्स यूज़ किए, रॉक टूम यूज़ किया या फिर बल्क का यूज़ किया। मैंने यहाँ पर जी मूव का इस्तेमाल किया ही नहीं, और जब मुझे लगा कि इस बंदे के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तभी मैंने जी मूव इस्तेमाल किया, ठीक है। इससे पहले मैंने कभी भी जी मूव इस्तेमाल नहीं किया। मैं बस वेट करता रहा कि कब उसके ऑप्शंस ख़त्म होंगे, उसके बाद मैं जाऊँगा जी मूव पर, क्योंकि भाई जी मूव जो होता है ना, एक थोड़ा सा आपके पास रहता है कि हाँ मेरा जी मूव हिट किया तो वो वेस्ट नहीं गया, तो आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। तो यहाँ पर देखो मैंने जी मूव वेस्ट की, अपना जो यूज़ कर लिया, तब उसको थोड़ा सा बुरा तो लगा ही होगा कि इतना मैंने कोशिश किया फिर भी उसने जी मूव जो है करेक्ट टाइम पर करेक्ट पोकेमॉन पर यूज़ किया। अब यहाँ पर मेरे को मिलते हैं सन गोकू, और ये अलग ही लेवल के प्लेयर हैं भाई। इन सब के पैसे दे के इन लोग खेलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा पैसा ये लोग फेंक पाते उतना खेलते हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर प्लेयर्स की जो पैसा दे के खेलते हैं, पर हमारा इनसे कंपैरिजन नहीं हो सकता। हम लोग इतना पैसे खर्च नहीं करते, $100, $200, $1000, $2000। तो हम लोग तो भाई हार्डली $5-10 वाले बंदे हम लोग, क्योंकि भाई अगर करेंसी डिफरेंस देखा जाए तो इंडिया के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी होता है। इंडिया की या फिर कोई भी एशियन नेशन के साथ ये एक नाइंसाफ़ी देखी जाती है, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा पे करना, अगर देखा जाए तो हमारी करेंसी के हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा पे करते हैं, चाहे इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, या फिर पाकिस्तान से हो, या फिर किसी और भी देश से हो। हमारी करेंसी के हिसाब से अगर होता तो भाई रुपीज़ में होता है, या फिर जो हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ में होता है, या फिर बांग्लादेश की के जो करेंसी में होता है, तो हम लोग अब बहुत ज़्यादा बाय कर पाते। जितना ये लोग बाय करते हैं हम लोग उतना ही बाय कर पाते। इसी यहाँ पे मैं तो बोलता हूँ यार, मैं तो इतना बाय करता कि मेरे सारे R7 कर दिया होता आर का, अगर इंडियन रुपीज़ में होता या फिर किसी भी नेशन एशियन नेशन रुपीज़ में होते तो। पर ये भाई USD की बात है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जा रहा है। पर फिर भी हम लोगों ने PUBG वगैरह में बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, तो एक तरह से अगर देखा जाए, अगर गेम अच्छा अपडेट देता है तो शायद हम लोग भी सोचे कि हाँ थोड़ा पे हम लोग और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अब तो भाई यही ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। गेम में पे ट्रेंड चल रहा है आजकल, किसी भी गेम में देख लो बिना पे किए कोई खेलता नहीं है। $1 $2 काफ़ी होता है अगर आप इन गेम्स में खेलना चाहते हो। तो मैक्सिमम मैं एडवाइस करूँगा 3-4 VIP तक लेवल तक जाओ, उतना ही काफ़ी रहता है। कोई ज़रूरत नहीं VIP 11 12 13 14 15 16 बनने की, तो 15 ही मैक्स है, 16 तो है ही नहीं। पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ क्रिस्टल बाय करके जाते हो तो थोड़ा चीप पड़ता है कंपेयर टू उनके लिए जो क्रिस्टल्स, उनके लिए जो सिर्फ पोकेमॉन बाय करके जाते हैं। तो मैं एक बता दूं तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा जो कहा जाए तो मेरे पास ऑप्शंस कम थे एक हो के खिलाफ़, क्योंकि बार बार वो पोकेमॉन बदलता जाता है और उसका HP रिकवर हो जाता है। तो ये थोड़ी सी एक डिसएडवांटेज देखी जाएगी हम लोग के खिलाफ़, क्योंकि भाई ये पोकेमॉन बार बार बदल देगा और इसकी जो HP है रिकवर हो जाएगी। तो ये थोड़ी सा डिसएडवांटेज हम लोग के साथ देखा जाता है, मेरे साथ देखा गया, क्योंकि ये भाई पोकेमॉन को ऐसे तो मारना मुमकिन नहीं है। भले ही मैं रॉक टूम से मार सकता हूँ क्योंकि 4 गुना ज़्यादा वीक है, पर इसको देखो कर्ज यूज़ कर रहा है बार बार, और ये थोड़ा सा डिफेंस का मामला आ जाता है यहाँ पर। और अगर वो इसके पास ये वॉल्विंड जैसा मूव नहीं होता जिससे आपके पोकेमॉन बदल सकते हो, बिल्कुल रोड जैसे काम करता है ये मूव, तब शायद खेल कुछ अलग होता। पर यहाँ तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, एक्साइटेड है गेम। मुझे थोड़ा सा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बुरा लग रहा था, पर क्या ही कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, पैसे के अगेंस्ट में हम लोग ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। फिर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने मिलती है, सैक्रेड फायर। एक देखा जाए तो हो का एक तरीके से उसका सिग्नेचर मूव कहलाता है गेम में। ये मूव डियाल्गा के पास भी है पर वो यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मूव कहीं भी गेम में आपको नहीं मिलेगा अदर देन हो के पास। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक R2 मूव जैसा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप तकरीबन बर्न स्टेटस में चले जाओ। मैंने तो मैक्सिमम बार देखा है कि बर्न स्टेटस में जाते रहते हैं, जितना बार ये हिट होता है बर्न स्टेटस लगा मतलब बर्न। तो ये देखा जाए तो बर्न स्टेटस जो है बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अगर विलो विश यूज़र हो तो आपको पता ही होगा क्यों। तो यहाँ पर मैं वो अपना जो पोकेमॉन थे छोटे लेवल के पोकेमॉन उनको वेस्ट कराता गया ताकि इसका जो HP है वो कम होता जाए और ये पोकेमॉन मर जाए। पर कर ही क्या सकते हैं गाइस, ये तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शन था भाई। ये देखो पहले हो ख़त्म होगा, उसके बाद एक ग्रोडॉन था जो तकरीबन मेरे ग्रोडॉन से भी ज़्यादा ताकतवर है। ऑब्वियसली R2 है तो ताकतवर होगा। अगर मैं अपना पोकेमॉन R2 कर दूँ तो ऑब्वियसली मेरे को पूरा भरोसा है कि इन लोग के ग्रोडॉन को आराम से हरा दूंगा। पर मैं अभी तक R2 कर नहीं रहा हूँ क्योंकि फ्रीज ज़ीरिम्स थोड़े से ज़्यादा मेरे को चाहिए। अभी सिर्फ और 2 ज़ीरिम बचे हैं, उसको ख़त्म करने के बाद मैं भी अपने ग्रोडॉन को R2 कर दूँगा और कोई ज़रूरत नहीं रहेगी मुझे उसे मेगा करके रखने में। उसके बाद तो आराम से जब मेरे ज़ीरियम्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं सारे पोकेमॉन को R2 कर दूँगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं
इसीलिए रुका हुआ हूँ, ताकि जो जी रेम्स मिलते हैं या फिर डबल रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। डिस्पैच टास्क से जो होता है हमें वहाँ से मिलता है, तो बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो ये अगर देखा पूरा बैटल जो है वन साइडेड ही था। मैं बेकार में यहाँ पर कोशिश करता, मुझे लगा कि सिर्फ वो ख़त्म कर दूंगा तो बात ख़त्म हो जाएगा। मैंने उसके ग्रोडाउन पर देखा नहीं था कि उसका फ्रेंडशिप कंप्लीट हुआ है। मुझे लगा ही था कि बस उसका फ्रेंडशिप नहीं कंप्लीट हुआ होगा, बस वो R2 में ही होगा, तो एक अर्थक्वेक के साथ ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैं अपना ग्रोडाउन लेके आता हूँ। देखो इसके बाद पर यहाँ पर उस बंदे ने उसका फ्रेंडशिप कंप्लीट कर रखा है, तो मेरी चांसेस थी ही नहीं कि मैं जीतूँगा इसे भी, ठीक है। तो ये बेकार में मैं ट्राई कर रहा था इतना। अगर मुझे पहले से पता होता कि इसके पास एक पोकेमॉन है ग्रोडॉन और हेराक्रोस फायर है जिनकी फ्रेंडशिप कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं बिल्कुल ट्राई करता ही नहीं। इसके बाद अगर मैच में ये मेरे को मिलता तो मैं पहले स्किप कर देता और मैं भूले वक्त भी ट्राई नहीं करता। फिर नेक्स्ट मुकाबला होता है इनके साथ। ये इनके रेजिगिगस के पास अर्थक्वेक जैसा मूव है, और जैसे मैंने आप सबको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जी मूव्स के रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। तो रेजिगिगस के पास उसका लेवल 6 में ही जी मूव आ जाता है, जिससे वो अटैक बूस्ट हो जाता है, प्लस आपको पैरालिसिस इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मैंने उसका जी मूव वेस्ट कर दिया अपने किसी भी रैंडम पोकेमॉन पर। उसके बाद मैं लेके आया अपने ग्रोडाउन। ठीक है, मुझे पता है अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक से मैं थोड़ा डैमेज नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैंने फोल्ट्रेस को भेजा। अब मैं डियाल्गा जेड को लेके आता हूँ इसके बाद, क्योंकि भाई देखो डियाल्गा के पास है लेविटेट एबिलिटी, तो अर्थक्वेक काम करेगा नहीं, और स्मैकडाउन के अलावा कोई ऐसा मूव है ही नहीं जो उसे ज़मीन पर ला सके। तब मैं आराम से हवा में फ्लोट करते करते बल्क अप मैंने किया था कि मैं इसके पोकेमॉन को मार सकूं। और ऑब्वियसली बल्क अप चीज़ के साथ आप किसी भी पोकेमॉन को मार सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर से मेरे पास रेस्ट जैसा मूव है, तो नॉर्मली तो लोग हमेशा यही कहते हैं आपको मेडल बस देना चाहिए डियाल्गा को। तो उनको ये लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मली वो लोग ऐसे प्लेयर से बैटल करते हैं जो आपके पोकेमॉन को बहुत ज़्यादा डैमेज दे देते हैं। पर मैं भाई ऐसे ट्रेनर से लड़ता हूँ कि जो ज़्यादा डैमेज देते नहीं आपको, बस टेल करते रहते हैं, जैसे कि वेनोसॉर यूज़ कर लिया, लीड सीड यूज़ कर लिया, फिर इन्फेक्शन यूज़ करके आपको डुक के रखा। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा ओपोनेंट से मैं मिलता हूँ, और अगर मैं हाई प्लेयर से मिलता हूँ तो वो एक ही शॉट में किल कर देता हूँ। वो भाई नेक्स्ट लेवल के हो जाते हैं। तो ग्लिच देखो भाई 0 पॉइंट। तो ऐसे बहुत बार होता है कि आप बैटल पूरी मेहनत से जीतते हो पर आपको पॉइंट मिलता नहीं है। अब मैं मिला यहाँ पर टीम के आर्क से, टोको आर्क, जिनको पैसे बहुत ज़्यादा, इनके पास आर्कियस R7 है, उसके साथ साथ एक मोबाइल R7 है, ग्रास ग्रेनिंजा R2 एवेकन 3 है। मतलब सोच लो भाई जितने गेम में इनके पास ऑप्शन इनके सूट में पोकेमॉन थे सब R2 एवेकन ही है, और पैसे ही पैसे है भाई इनके। और ऑब्वियसली ये जिस नेशन से बिलोंग करते हैं वहाँ पर इनके पास एडवांटेज है करेंसी का। तो फिर भी गाई फायर जिम में मैंने जैसे जैसे अपना जो ताज है वो हासिल कर लिया। बहुत ही गंदी तरीके से मैं मैच हारा, पर फिर भी मैंने अपना ताज हासिल